हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है डीएड एससीआईडी एग्जाम की तैयारी। दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारे एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। ठीक है, बहुत कम समय रह चुका है हमारे पास, केवल 15 दिन रह चुके हैं जो हम जिसमें अंडर हमने प्रिपरेशन करनी है अपने एग्जाम की। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपको मॉर्निंग में क्लास देती हूँ, लेक्चर क्लास, जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड होता है कि किस पेपर का टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे जो कि पार्ट ए और पार्ट बी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। किस तरीके से हमारे प्रश्न बनेंगे, क्योंकि हमें अगर पता होगा ना, प्रश्न के बारे में पता होगा कि प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है, तो प्रश्न का कोई भी पैटर्न हो, क्वेश्चन पेपर पैटर्न कुछ भी हो, क्वेश्चन पूछने का उसका मेथड कुछ भी हो, चाहे वो एग्जेक्टिव टाइप से पूछ ले हमसे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछ ले, या हमसे ट्रू एंड फॉल्स में पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है, मैचिंग्स में अगर पूछ ले कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, अगर हमको उसका आंसर पता होगा तो किसी भी तरीके से हमसे एग्जामिनर पूछ ले, हमें एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों इसी के लिए पार्ट ए और पार्ट बी के लिए मैं आपको बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके पेपर के अकॉर्डिंग, आपके टॉपिक से एक एक सिलेक्ट करके क्वेश्चन आपको बनाए जा रहे हैं। कहीं से भी अगर आपको पेपर में आ जाएगा, आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ कर दिए आएंगे दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और एक कमेंट जरूर दिया करो कि आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। मैं इतनी सारी मेहनत आपको कर रही हूँ तो प्लीज एक बार फीडबैक दे दिया करो उसका। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों हम लगातार 20 प्रश्नों पर बात कर रहे हैं, अब तक हम 60 प्रश्नों पर बात कर चुके हैं, यानी कि 60 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन हम उनको कर चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो दोस्तों देख लीजिए, मैंने प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट बना रखी है, डीएड एससीआईडी एग्जाम प्रिपरेशन 2021 करके, उसमें आपको सेकंड ईयर के मिलेंगे। बाकी जिनको फर्स्ट ईयर की वीडियोस चाहिए उनसे रिलेटेड तो फर्स्ट ईयर की भी उसमें ऐड है। ठीक है, तो दोस्तों प्लेलिस्ट में, और बाकी आप डीएड एग्जाम प्रिपरेशन करके सर्च भी करोगे तब भी सबसे पहले आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी। चलो स्टार्ट करिए। तो आज भी 20 प्रश्नों पर बात करेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन सीरीज रहेगा 61 से लेकर 80 तक, यानी कि लगातार की तरह आज भी हम 20 प्रश्नों पर ही बात करने जा रहे हैं। तो एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए, ताकि आपको जो समझ आ रहा है या जिसको नहीं आ रहा है तो एक बार आप नोट कर लें और दोबारा से रिवर्स करके देखेंगे तो समझ आएगा। और दोस्तों जो लोग कह रहे हैं वीडियो साफ दिखाई नहीं देती है दोस्तों, तो एक बार आप अपने लेफ्ट में जाके क्या करें, अपने फोन के जाइए, उसमें क्या है वीडियो क्वालिटी आप हाई कर लीजिए, आपको क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कौन से सीपी बच्चों में हेड कंट्रोल नहीं होता, यानी कि प्रमस्तिष्कीय पश्चात जो एक कंडीशन है, एक स्थिति है, उसमें कई विभिन्न प्रकार हैं। ठीक है, उस स्थितियों के विभिन्न प्रकार है, उनमें से एक ऐसी कंडीशन कौन सी है जिसमें क्या है, हेड कंट्रोल नहीं होता, यानी कि गर्दन पर नियंत्रण नहीं रहता। अगर हम बात करें टाइप्स के अनुसार तो हेड कंट्रोल की बात आई है, उसमें हेड कंट्रोल का मतलब है, देखिए दोस्तों, हेड कंट्रोल किस में नहीं रहता है, हेमो में भी रहता है, मोनो में भी रहता है, हेमोप्लीजिया में भी रहता है, मोनोप्लीजिया में भी रहता है, और आपका डायप्लीजिया में भी रहता है, और पैराप्लीजिया में भी रहता है। अगर नहीं रहता है तो क्वाड्रिप्लीजिया जो है, जिसमें पूर्ण रूप से शरीर प्रभावित होता है, यानी कि शरीर के सभी अंग प्रभावित होते हैं, ऊपर लोअर लिम्ब भी, अपर लिम्ब भी, तो क्या है, उसमें गर्दन का नियंत्रण नहीं रहता है। तो कौन सा सीपी आया, ये क्वाड्रिप्लीजिक सीपी, नोट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 62, सीसीई की विधियां कौन कौन सी हैं, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की विधियां बतानी है आपको। सतत और व्यापक मूल्यांकन की निम्नलिखित विधियां हैं दोस्तों। अब ये क्वेश्चन मैंने यहाँ क्यों कराया, आप सोचेंगे, देखिए आपको क्या आ जाएगा ना, उसमें विधियां दे रखे होंगे। ठीक है, अब आपको पता ही नहीं है किस चीज की विधियां हैं। अगर आपको सतत व्यापक मूल्यांकन की विधियां पता होंगी तो विधियों को पढ़कर आप समझ जाएंगे कि ये सतत और व्यापक मूल्यांकन की विधियां हैं।
अगर उसमें आ जाए सतत और व्यापक मूल्यांकन की निम्नलिखित 2 विधियां लिखिए, आपको पता ही नहीं होगा, इसलिए ये क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ताकि क्वेश्चन किस चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ ले या 2 नंबर में पूछ ले, है ना। 2 नंबर में पूछेगा तो आपको सभी विधियां लिखनी है उसकी, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव पूछना है तो आपको विधियां पहचाननी है कि ये विधियां किसकी है, ठीक है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन की निम्नलिखित विधियां हैं। देखिए सबसे पहले है निरीक्षण विधि, ठीक है। दूसरी आपकी प्रश्नावली, ठीक है। तीसरी आपकी साक्षात्कार, ठीक है। उसके बाद आपकी जांच सूची, जांच सूची और भी रहती है, फिर रहती है आपकी विवरण, फिर रहती है रिकॉर्ड, ठीक है। अभी भी इसमें एक और कम है, 1 2 3 4 5 6, एक और रहती है प्रश्नोत्तर विधि, यहां पर आ जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। अब इन विधियों से आप क्या कोई भी 2 या 3 विधियां होंगी और आपको पहचाननी होती है, ये सभी है, इनमें से कोई नहीं है, ए और बी, तो आपको अगर पता होगा तो क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी, या मैचिंग करनी है, मैचिंग्स में आ सकता है तो आपको मैच करने में समस्या नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63, परिवार को परिभाषित कीजिए। 2 नंबर में आ सकता है परिवार क्या है। देखिए दोस्तों, परिवार एक ऐसी प्रक्रिया है या परिवार एक ऐसी संस्था है या परिवार किसी समुदाय में किसी घर में एक छत के नीचे माता और पिता और उनके अवैवाहिक बच्चे सह संबंध के साथ रहते हैं, उस घर को, उस परिवार को, उस घर को परिवार कहा जाता है। आप एक परिभाषा इसमें लिख देंगे, क्वेश्चन 2 नंबर में आपसे इस तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64, परामर्श क्या है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या आ सकता है। देखिए परामर्श को अगर हम देखें, काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है या काउंसलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति समस्या समाधान तक पहुंचता है, ठीक है। तो परामर्श में यहाँ परिभाषा तो काफी बड़ी हो जाती है, लिख नहीं पाती, इसलिए देखिए आप लोग परिवार की परिभाषा मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब अगर आप इसको और भी तरीके से तैयार करना चाहते तो किसी के अनुसार कर लीजिए, लेकिन मैंने अपने शब्दों में आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। परामर्श क्या है, समाधान प्रक्रिया है, समस्या समाधान प्रक्रिया, समस्या समाधान प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, परामर्शदाता, ठीक है, समस्याग्रस्त व्यक्ति की समस्या को सुनता है और उसके समाधान के लिए अन्य रास्ते उनको प्रदान करता है या सुझाव देता है उनको। तो समस्या परामर्श क्या है दोस्तों, एक समस्या समाधान प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65, समावेशी विद्यालय के 2 मौलिक तत्व बताइए। कराए थे ना मैंने, फंडामेंटल एलिमेंट्स कराए थे आपको इंक्लूसिव एजुकेशन के, इंक्लूसिव स्कूल के। यहाँ पर इन्होंने हाँ इंक्लूसिव वही पूछा है इन्होंने, समावेशी विद्यालय के 2 मौलिक तत्व। तो दोस्तों मैंने आपको 5 या 6 कराए हैं उसमें, ठीक है। बुनियादी पर्याप्त बुनियादी ढांचा था हमारा, बाधा मुक्त वातावरण था, है ना, और निर्देशात्मक पेशेवरों से सहायता था, और समाज और हमारा समुदाय और विद्यालय का परिवार के साथ साझेदारी थी। बहुत सारे थे तो किन्हीं उनमें से कोई 2 लिख लीजिए। चलिए 2 लिख के सबसे पहला लिख देते हैं, एक तो पर्याप्त बुनियादी ढांचा, ठीक है। दूसरा यहां कर देते हैं अबाधा मुक्त वातावरण, ठीक है।
बहुत सारा था उसमें, अनुपूरक संसाधन भी दिए गए थे, एलिमेंट्स में तो बहुत सारे हैं उसमें, लेकिन आपसे केवल 2 पूछे हैं, तो इनको आप जो 5 या 7 हैं उसमें आप उन सभी को याद कर लीजिए, ठीक है। इसीलिए दोस्तों जो लेक्चर क्लास होती है उनको भी देखिए, क्योंकि उन्हीं से ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है बाहर से बन के आएगा कुछ। क्वेश्चन नंबर 66, संयुक्त परिवार की 2 विशेषताएं लिखिए। पेपर 10 से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं दोस्तों। संयुक्त परिवार हमारा जो होती है संयुक्त परिवार कि बताइए ज्वाइंट फैमिली के 2 विशेषताएं क्या है। संयुक्त परिवार में देखिए सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है, महत्व संबंध में महत्वता ज्यादा होती है, ससंगठित व्यवहार होता है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन 2 विशेषताएं क्या है इसकी, देखिए संयुक्त परिवार की सबसे ज्यादा प्रमुख और सबसे अच्छी विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं बोल सकते हैं, महत्वपूर्ण विशेषता भी हम बोल सकते हैं। देखिए सबसे पहली है सत्तात्मक संरचना, सत्तात्मक संरचना, ठीक है। और दूसरा आ जाएगा आपका पारिवारिक संगठन, अच्छा होता है उनका पारिवारिक 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 ठीक है, 2 विशेषताएं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 67, सार्वभौमिक शिक्षा प्रक्रिया किस शिक्षा की विशेषता है। ऐसी कौन सी शिक्षा है, सार्वभौमिक का मतलब है सभी के लिए शिक्षा, चाहे उसमें विशिष्ट बच्चे हो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हो, सामान्य बच्चे हो, पिछड़े बच्चे हो, ठीक है, किसी भी वर्ग, जाति, क्षमता, आवश्यकता या दिव्यांगता से ग्रसित। तो सार्वभौमिक शिक्षा प्रक्रिया किससे संबंधित है, सार्वभौमिक शिक्षा प्रक्रिया किस शिक्षा से संबंधित है, तो वह शिक्षा कौन सी है दोस्तों, समावेशी शिक्षा। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर 11 के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68, सीबीआर का विस्तार एक्सप्लेन करना है सीबीआर को। सीबीआर क्या है, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, समुदाय आधारित पुनर्वास, ठीक है। तो ये पेपर 10 से मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, 1 नंबर में भी पूछ सकते हैं, मैचिंग्स में भी आ सकता है, आपका ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। तो क्या है, समुदाय आधारित पुनर्वास, समुदाय आधारित पुनर्वास, ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 69, यूडीएल के प्राथमिक नेटवर्क कौन कौन से हैं। अगर आज मॉर्निंग का क्लास जिसने किया होगा, जिसने पढ़ा होगा और जिसने देखा होगा उसको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, और उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको ये चीज डिफाइन की है, यूडीएल के बारे में समझाया है। तो दोस्तों जिन दोस्तों ने करा होगा उनको तो पता ही होगा, है ना। तो यूडीएल के प्राथमिक नेटवर्क कौन कौन से हैं, एक तो है मान्यता नेटवर्क, दूसरा रणनीतिक, एक और था प्रभावशाली। ये 3 नेटवर्क हैं किसके, यूडीएल विस्तार के या यूडीएल के, ठीक है। यानी कि सार्वभौमिक संरचना शिक्षण के 3 नेटवर्क हैं, कौन कौन से, और ये प्राथमिक नेटवर्क है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे यूडीएल के प्राथमिक नेटवर्क कौन कौन से हैं, तो मान्यता, रणनीतिक और प्रभावशाली। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70, पाठ्यक्रम किस पर केंद्रित होना चाहिए। जब हम कोई भी पाठ्यक्रम तैयार करते हैं तो पाठ्यक्रम किस पर केंद्रित होना चाहिए, पाठ्यक्रम का आधार क्या होना चाहिए। यहाँ केंद्रित पूछे क्वेश्चन, आपसे आधार भी पूछ सकता है, पाठ्यक्रम किस पर आधारित होता है और पाठ्यक्रम किस पर केंद्रित होना चाहिए, पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु कौन है। 3 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका पेपर 9 के लिए भी, पेपर 12 के लिए भी और पेपर 11 से रिलेटेड भी है ये, ठीक है। यानी कि पाठ्यक्रम किस पर केंद्रित होना चाहिए, पाठ्यक्रम किस पर आधारित होता है, पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु कौन होता है। ये 3 क्वेश्चन इससे बन रहे हैं, तो कौन होता है दोस्तों, छात्र, ठीक। क्वेश्चन नंबर 71, यूडीएल के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं।
आज ही मैंने आपकी मॉर्निंग क्लास में जो लेक्चर क्लास हुई थी उसमें बताया है यूडीएल के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। सबसे पहला है दोस्तों आपका प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, दूसरा है आपका क्रिया और व्यवहार नहीं था यार, अभिव्यक्ति का सिद्धांत, तीसरा है आपका जुड़ाव, ठीक है, कनेक्टेड, ठीक है। तो ये यूडीएल के प्रमुख 3 सिद्धांत और प्राथमिक नेटवर्क भी 3 है, तीनों को आप रट लीजिए, क्वेश्चन कहीं से भी आपको पूछ सकता है पेपर में, ठीक है ना। नेक्स्ट, क्योंकि क्या है ना, इस बार हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने हैं, तो क्वेश्चन इसी तरीके से तो बनेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं और से आपको सिलेबस लाके डालेंगे, सिलेबस तो चेंज हुआ नहीं है, सिलेबस वही है, तो क्वेश्चन भी इन्हीं से बनने हैं आपके और आंसर भी इन्हीं से देना है, तो टॉपिक्स वही रहेंगे, बस आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपको बस वही समझना है, ठीक है। तो इसीलिए आप लेक्चर क्लास भी कंटिन्यूटी में करते रहिए ताकि आपको सारी चीजें समझ आती रहे आगे आगे। अब आपको ये समझ आ रहा होगा कहाँ से आगे यूडीएल, अगर मॉर्निंग का क्लास किया होगा तो आपको यूडीएल का पूरा यूज पता होगा कि क्यों किया जाता है, प्राथमिक नेटवर्क क्यों क्वेश्चन आ रहा है, वरना आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 72, परिवार की साझेदारी विकसित करने के 2 लाभ। अब ये हमने कराया था ना एम्पावरिंग फैमिली, नहीं एक और दूसरा टॉपिक था परिवार की साझेदारी का, पेरेंट पार्टनरशिप हमने कराया था, वही चीज आया गया इसमें कि आपका परिवार की साझेदारी विकसित, डेवलपमेंट पेरेंट पार्टनरशिप विद फैमिली, ठीक है दोस्तों। तो परिवार की साझेदारी विकसित करने के 2 लाभ कौन कौन से हैं, बहुत सारे लाभ मैंने आपको पॉइंट्स में बताए हैं, उनमें से कोई 2 लाभ आपको बताने होंगे, ठीक है। यहाँ पर एक तो हम ये लिख देते हैं अधिगम प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है इससे, अधिगम प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। दूसरा इसमें आ जाएगा कि लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता मिलती है, आएगा नहीं, यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, लक्ष्य निर्धारित करने में, छात्र के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता मिलती है, अभिभावक को शिक्षक से और शिक्षक को अभिभावक से, ठीक है। और बच्चे की रुचियों, क्षमताओं, आवश्यकताओं के बारे में भी हमें पता चल जाता है अभिभावकों से, ठीक। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 सॉरी, विज्ञान शिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए, पेपर 11 से है ये, नहीं शायद पेपर 11 या पेपर 12 से है, देख लेना आप, ठीक है। विज्ञान शिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए, आप विज्ञान शिक्षण के, मेरे ख्याल से ये आपका पेपर 12 में है, विज्ञान शिक्षण के 2 उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग साइंस के आपको बताने की विज्ञान की। तो दोस्तों इसमें देखिए विज्ञान, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसमें एक टॉपिक भी कराया था, दिन प्रतिदिन में विज्ञान की भूमिका क्या है, ठीक है। तो हमारे आसपास क्या है, विज्ञान है, साइंस है ना। तो दोस्तों और जैसे कि मैं आपको क्लास कर रही हूँ और आप तक क्लास पहुंचना क्या है, एक साइंस है, साइंस ने डेवलप किया है जो भी किया है, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप मुझे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों विज्ञान शिक्षण के 2 उद्देश्य अगर मैं बात करूं, किस उद्देश्य से हम छात्रों को या बच्चों को विज्ञान पढ़ाते हैं, तो उसके मुख्य जो उद्देश्य हैं, एक तो है जीवन को सरल बनाना, जीवन को सरल बनाना, दूसरा हो सकता है विज्ञान से अगर देखें, विज्ञान एक खोजने की चीज है, ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारा चिंतन बढ़ता है, तर्क वितर्क करने में हमें तर्क वितर्क विकसित होता है। तो दोस्तों छात्र को जिज्ञासु बनाना, छात्र को जिज्ञासु बनाना, कई सारे उद्देश्य मैंने आपको कराए हैं, उनमें से कोई 2 उद्देश्य लिख के आ जाना, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74, लघुकृत शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग क्या है। माइक्रो टीचिंग को आपने मतलब ज्यादा नहीं, एक लाइन में आपको बताना है कि लघुकृत या सूक्ष्म शिक्षण भी, आपको यहाँ पर लघुकृत की जगह सूक्ष्म शिक्षण भी मिलेगा, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, तो सूक्ष्म शिक्षण वह शिक्षण
जिसमें कक्षा कालांश अधिगम प्रक्रिया सूक्ष्म रूप से कार्य करती है। ठीक है, अब एक लाइन में इतने अच्छे से डिफाइन हो गया कि क्या है वह शिक्षण या वह शिक्षण प्रक्रिया है। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कक्षा कालांश अधिगम प्रक्रिया सूक्ष्म रूप से कार्य करते हैं। तो क्या है ये हमने बहुत ही इसी तरीके से आपको डिफाइन करना है, चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं या अपने शब्दों में कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के दो उद्देश्य। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के दो उद्देश्य देखिए कौन कौन से हैं। एक तो है आपका छात्र में सामाजिक कौशल विकसित करना, छात्र में सामाजिक कौशल विकसित करना। दूसरा उसके चरित्र का निर्माण करना, चरित्र का निर्माण करना। बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है ना। चरित्र का निर्माण करना, नैतिक विकास का निर्माण करना, है ना, राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करना, बहुत सारे आ जाएंगे। सामाजिक विज्ञान के तो, सोशल साइंस के तो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो आपको इनमें से कोई दो लिख के आने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76, टीएलएम का विस्तार, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 77, समावेशी शिक्षा के दो उदाहरण लिखिए। आप कैसे कह सकते हैं कि ये समावेशी शिक्षा है, कोई दो एग्जाम्पल आपने बताने हैं। तो समावेशी शिक्षा को, जैसे कि हमने ऊपर इसकी एक विशेषताएं देखी थी, उसके विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये समावेशी शिक्षा है। कहाँ गई, सार्वभौमिक। ठीक है, तो एक तो यही हो जाएगा समावेशी शिक्षा का, सार्वभौमिक शिक्षा प्रक्रिया। ठीक है, और समान अवसर। ठीक है, शिक्षा में समान अवसर और पृथक्करण। बहुत सारे आ जाएंगे, पृथक्करण होगा, वहां इंक्लूसिव एजुकेशन हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक चीज में क्या होगी, विभिन्नता पाई जाती है। समान अवसर यानी कि बच्चे के लिए प्रत्येक कार्य में, चाहे शिक्षा कार्य हो, सामाजिक कार्य हो, ठीक है, या सांस्कृतिक कार्य हो, उनमें सब में समान अवसर प्राप्त होंगे। ठीक है, सार्वभौमिक शिक्षा यानी कि सभी के लिए शिक्षा। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 78, गणित शिक्षण के दो उद्देश्य लिखिए। गणित शिक्षण के उद्देश्य देखिए, एक तो हो जाएगा दोस्तों, गणित में देखिए बहुत सारे कराए थे। एक तो भविष्य में, ताकि बच्चा क्या करे, गणित का प्रयोग कर सके। तो भविष्य में छात्र को भविष्य में आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, और तर्क क्षमता विकसित करना, तर्क क्षमता विकसित करना। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण है या बहुत सारे लक्ष्य हैं, इसके उद्देश्य हैं। आप कोई भी उनमें से दो लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 79, परिवार के दो प्रकार लिखिए। परिवार के, वैसे अगर मैं बात करूं तो दो ही प्रकार होते हैं, अन्यथा अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे दिए रहे होते हैं गूगल पे, लेकिन मेरे हिसाब से, या मैं अपना, अगर जितना मैंने अब तक पढ़ा है मेरी नॉलेज के हिसाब से, लेकिन आपको अगर मुख्य जैसे हम कहेंगे तो दो। ठीक है, कौन कौन से परिवार के दो प्रकार पूछे उसने, एक तो हो गया आपका संयुक्त और दूसरा हो गया आपका एकाकी, न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली। ठीक है, अब संयुक्त परिवार को विस्तृत परिवार भी कहते हैं, समझ सोचना अलग होता है। विस्तृत और संयुक्त एक ही होता है, और एकाकी परिवार दो परिवार होते हैं। टीएलएम के प्रकार,
क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, टीएलएम के प्रकार, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के टाइप्स बताने हैं आपको, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार बताने हैं। कौन कौन से प्रकार हैं शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार? एक तो है दोस्तों श्रव्य सामग्री, ठीक है, दूसरा है आपका दृश्य, ठीक है, और तीसरा है आपका श्रव्य दृश्य सामग्री, ठीक। अब कैसे तीन भागों में कैसे? श्रव्य सामग्री जो हम सुनकर सीखते हैं, जैसे रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, ठीक है, सुनकर, लाउड स्पीकर हो गया, ठीक। श्रव्य दृश्य सामग्री जिन्हें हम देख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड हो गया, ठीक है, व्हाइट बोर्ड हो गया, चार्ट हो गए, बुक्स हो गए, फ्लैश कार्ड हो गए, ठीक है। श्रव्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो गई हमारी श्रव्य दृश्य में आ जाती है, जिनसे हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं, और विभिन्न हमारी बहुसंवेदीय कार्य करती है श्रव्य दृश्य सामग्री। इसमें केवल हम दृश्य सामग्री में केवल देखकर सीखते हैं, जैसे कि चार्ट पेपर हो गया, ठीक है, चार्ट पेपर में देखकर हम कर रहे हैं, ठीक है, स्लाइड प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं हमारा व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड हो गया, फ्लैश कार्ड हो गए, बुक्स हो गए, मैगजीन्स हो गए। श्रव्य में जो हमें सुनकर, जिनसे हम सुनकर सीखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तीन प्रकार की आपकी टीएलएम यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री होती है, ठीक है। अब दोस्तों आज भी हमने पूरे 20 प्रश्नों पर बात की है, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आज के मैं बात करूं क्वेश्चनों की दोस्तों, तो आज के पेपर 11, पेपर 12 और पेपर 10 से रिलेटेड आपको क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले हैं। तो दोस्तों यही हमारे रहते हैं, क्योंकि 7 के भी हम लमसम कुछ कर चुके हैं, मतलब 30% तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं पेपर 7 और पेपर 8 के। लेकिन अब हमारे पास पेपर 9 और पेपर 12 का मटेरियल काफी रहता है अभी करने के लिए, ठीक है। तो आज हमारे पेपर 11 से और पेपर 12 से रिलेटेड ज्यादा थे और पेपर 10 से भी थे, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं या क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल है तो एक लाइक कीजिए वीडियो पे दोस्तों, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि नेक्स्ट क्लास आने वाली जो है आप तक पहुंच जाए दोस्तों। थैंक यू।